अरे खा ही नहीं, जमाना हो गया। थैंक यू। है गुटका उटका नहीं खा, जिस तरह का भारी पान है वो मीठा पत्ती मिठाई होगा। सुनो बच्चों, हम लोगों का अगला आज का नेक्स्ट टॉपिक है, रादर 5वां टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, देरी करके फायदा नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को कैपिटल रिडक्शन भी बोलते हैं और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसमें कंपनी का बैलेंस शीट बिना दूसरी कंपनी के आए हुए, माने बिना अमलगमेशन के, बदल जाता है। क्योंकि इंटरनली अपने ही घर में एक कंपनी बैठकर अपना ही बैलेंस शीट को बदलती है। देयरफॉर द नेम इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैपिटल का ही बदलाव मेनली होता है और उसके थ्रू से फिर एसेट लायबिलिटी को भी बदला जाता है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग भी इस चैप्टर को कहते हैं। इस पर्टिकुलर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कई तरीके से, जैसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही है। तो मैं बार बार नाम इधर उधर बोलता रहूंगा, कभी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, कभी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। आप समझ जाना मैं सेम ही बात बोल रहा हूं। कई तरीके का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एन नंबर ऑफ टाइप्स। क्या हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम। एन नंबर ऑफ टाइप्स। उसमें ना एक बहुत बड़ा टाइप है और इसके आजू बाजू बाकी छोटे छोटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होते रहते हैं। बट मेजॉरिटी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये वाला है जो मैं बोलने जा रहा हूं। इसके साथ अगर मैं थोड़ा थोड़ा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहां ऐड कर दिया तो कर दिया। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली कैपिटल रिडक्शन। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी कंपनी के बैलेंस शीट में असेट्स आर ओवर वैल्यूड, देर आर लॉट्स ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, क्या मैंने बोला? इफ द असेट्स आर ओवर वैल्यूड एंड ऑब्लिक और देर आर लॉट्स ऑफ फिक्टिशियस असेट्स एंड देर इज P&L डेबिट बैलेंस। सब में एंड ऑब्लिक और है। तो कंपनी का बैलेंस शीट बड़ा दिखता है पर वो सच में बड़ा है नहीं। बड़ा इसलिए नहीं है कि फिक्टिशियस असेट से अगर आप असेट साइड में रख के बैलेंस शीट को बड़ा बना रहे हो तो बड़ा नहीं है। अगर आप अपनी असेट को ओवर वैल्यू करके लैंड को 50 करोड़ में दिखा रहे हो, वो 20 करोड़ का ही माल नहीं है। बिल्डिंग 30 करोड़ दिखा रहे हो, वो है नहीं, 12 करोड़ का डिप्रिसिएशन ही नहीं दे रहे हो। तो उस बैलेंस शीट को, उस ब्लॉटेड बैलेंस शीट को रिपेयर करने के लिए कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन की प्रोसेस का सहारा लेती है। तो कैपिटल रिडक्शन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू राइट ऑफ द ओवरवैल्यूड assets, to write off the fictitious assets and to write off its profit and loss debit balance by taking the sacrifices from various liability holders। ये तीनों असेट है। P&L डेबिट बैलेंस भी एक तरह का फिक्टिशियस असेट ही है, भले उसको रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फिक्टिशियस असेट ही तो है ना, आप रिजर्व सरप्लस से माइनस करके दिखा देते हो अगर जिंदा है तो ये सब क्यों होता है? ये तीनों आइटम क्यों आता है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में?
क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग रहेगा तो पीएल डेबिट बैलेंस आएगा ही आएगा, लॉस का नाम ही पीएल डेबिट है। फिक्टिशियस असेट्स अब इसलिए आया कि लॉस है, राइट ऑफ करने का मन नहीं कर रहा है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को खड़ा रहने दो, जिंदा रहने दो। राइट ऑफ कर देंगे तो पीएल डेबिट बैलेंस और बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ाएं, इसी नाम से ही खड़ा रहने दो। डेप्रीसिएशन डाल नहीं रहे हैं क्योंकि पहले से ही लॉस है, और डेप्रीसिएशन डालेंगे बिल्डिंग प्लांट मशीन का तो और लॉस बढ़ जाएगा, तो बिल्डिंग प्लांट मशीन को ही बढ़ा रहने दो। अब तुरंत आप बोलेंगे ऑडिटर क्या घास चरने गया हुआ है, आंसर इज क्वेश्चन पेपर है रे बाबा। ये ऐसा रियल लाइफ कंपनी थोड़ी है। रियल लाइफ कंपनी अगर रहता है तो सिर्फ ये रहेगा। नहीं समझे? अगर ऑडिटर ढंग का ऑडिटर रहेगा तो वो असेट को प्रॉपरली डिप्रिसिएट करवा के रहेगा, वो फिक्टिशियस असेट को राइट ऑफ करवा के रहेगा, और वो बोलेगा सारा लॉस को पी&एल डेबिट बैलेंस में घुस जाने दो, हमको दुख नहीं है, पर इन सब नाम से असेट खड़ा रहे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट में ये सब चीजें हैं और वो कंपनी खुद चाहती है कि हम इन सब को हटा करके बैलेंस शीट को रिपेयर कर दें, तो वो कैपिटल रिडक्शन नाम की प्रोसेस का सहारा लेती है। कैपिटल रिडक्शन को एग्जीक्यूट करना कंपनी लॉ में बहुत ज्यादा तकलीफ का काम है। इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस टू गेट द अप्रूवल ऑफ lots of creditors, stakeholders, and together with the court before, in order to do the capital reduction or internal reconstruction, बहुत सारा अप्रूवल लेना पड़ता है जो रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन इसके बड़े इजी होते हैं, एग्जीक्यूशन रियल लाइफ में डिफिकल्ट होता है। सारे तो क्रेडिटर लोगों का वो लेना पड़ता है अप्रूवल, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सारे तरह के डिबेंचर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, सारे शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग कंपनी को सैक्रिफाइस करेंगे अपनी लायबिलिटी और कंपनी को प्रॉफिट आएगा। कंपनी खुद तो अपना बूता पे तो प्रॉफिट कमा नहीं रही है, क्योंकि कंपनी तो दिखाई दे रहा है कि कंपनी इज लॉस मेकिंग। अब लॉस मेकिंग और लॉसेस कोई कंपनी उड़ा देना चाहती है, प्रॉफिट से ही उड़ेगा, और प्रॉफिट कंपनी कमाती नहीं है, तो फिर प्रॉफिट आएगी कहां से? आंसर इज भीख मांग के। भीख हमको कौन देगा? जो हमसे पैसा पाता है। तो जो हमसे पैसा पाता है वो बोलेगा अब हम तुमसे कम पैसा पा रहे हैं, से वो हमसे 100 करोड़ पाता है, हम उसको मना के बोले चलो तुम ऐसा बोल दो कि 30 करोड़ पाते हैं, तो 70 करोड़ जो हमको लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, दैट 70 करोड़ इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। वहां से जो प्रॉफिट जमा होगा, क्रेडिट आएगा, जमा क्रेडिट को बोलते हैं, हम उनसे इन सब असेट को राइट ऑफ कर देंगे, और इसी का नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है? तो मान लो कि मैंने जिनसे जिनसे अप्रूवल लेना था ले लिया, जिस जिस असेट को राइट ऑफ करना है लिस्ट बना लिया, कोर्ट का अप्रूवल भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग करेंगे। तो इसके पहले क्या कर रहे थे? लॉ का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे। अब अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट जो तेरा और मेरा कहानी है, जो मैं तुमको समझाता हूं। ठीक है? तो आइए पहला डिस्कशन कि सर अगर किसी लायबिलिटी होल्डर ने, मान लो लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स, अगर ये हमसे पाता है 400 lakhs ऑफ रुपीस, और ये बोला हम 70 लाख सेक्रीफाइस कर देंगे, हमको 330 लाख बना दो, 330 लाख बना दो, हम रेडी हैं, लेकिन हमको 130 लाख का कैश पेमेंट अभी करना होगा, बाकी 200 लाख बैलेंस शीट में रहेगा मेरा। तो इनके मन में क्या लालच आया कि हमको थोड़ा सा कैश मिल जाए, थोड़ा हम सेक्रीफाइस कर दें, थोड़ा फिर कंपनी भी सुधर जाएगी, तो बाद में मेरा पैसा मिल जाएगा, कम से कम पूरा नहीं मिले कम से कम इतना तो मिल जाए, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, धीरे धीरे लॉस बढ़ता जा रहा है, कंपनी की हालत खराब होती जा रही है।
कंपनी आने वाले दिनों में लिक्विडेशन में पहुंच जाएगी, जैसे श्रेय इंफ्रा पहुंच रही है। कलकत्ते की कंपनी है, कलकत्ते की श्रेय, SREI, श्रेय इंफ्रा। जाते रहना, जगह जगह पे वो दिखेगा होर्डिंग, बाईपास में ज्यादा। अब तो होर्डिंग लगाने का भी पैसा नहीं होगा उनके पास। इधर आइए ना। हाँ जी, लिस्टेड है। छोड़िए, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कंपनी बेचारी अभी खराब सिचुएशन में है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि अगर मैं बैलेंस शीट को छोटा कर दूं, लाइबिलिटी वगैरह को सेक्रीफाइस ले लूं, तो लाइबिलिटी को पेमेंट करने का प्रेशर कम हो जाएगा, धंधा ठीक ठाक चलने लग गया है। थोड़ा सा बैलेंस शीट अगर छोटा हो जाएगा तो धंधा में ग्रोथ फास्ट होगा। छोटा शरीर जिसका होता है वो तेज दौड़ पाता है, हाथी रन नहीं कर पाता तेज, क्योंकि वजन बहुत है। तो बड़ी कंपनी बैलेंस शीट ब्लोटेड रहेगा ना, तो थोड़ा सा कंपनी को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होती है। तो ना ये कंपनी ने बोला कि भाई हमको तो करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब क्रेडिटर ने इतनी शर्तें रखी, तो इतनी शर्तें रखने के लिए पहले मीटिंग तो करना होगा ना, मीटिंग करके अप्रूवल तो लेना होगा ना। तो मैंने आपको बोला एक एक आदमी का जिसका जिसका अप्रूवल लेना है लिया जा चुका है, हमको तो खाली अकाउंटिंग करना है। तो इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? आंसर इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 270 130। थोड़ी देर सोचो अब इसको कि क्या क्रेडिटर 400 से 200 बन गया? कैसे? 200 डेबिट कर दिए, 400 क्रेडिट था, 200 डेबिट कर दिए तो 200 बचा। क्या कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ? हाँ सर, 70 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, 70 लाख का। इसी प्रॉफिट को कैपिटल रिडक्शन के नाम पे डाला जाता है। इस तरह की प्रॉफिट को कैपिटल रिडक्शन में एक बार डाल देंगे, बाद में उस प्रॉफिट को यूज करेंगे इन सारे एसेट को राइट ऑफ करने के लिए। तो जब बहुत सारी एसेट राइट ऑफ हो जाएगी, एसेट छोटी हो गई, लाइबिलिटी राइट ऑफ हो गई, लाइबिलिटी देखिए राइट ऑफ हो रही है, लाइबिलिटी छोटा हो गया, बैलेंस शीट थोड़ी सी श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। दैट इज कैपिटल रिडक्शन। अब मान लो कि बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1000 lakhs का, 100 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच, 100 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच। इन्होंने बोला कि हमको 100 lakh शेयर्स ऑफ 2 ईच बना दीजिए, मेरा फेस वैल्यू चेंज कर दीजिए, हम 800 लाख रुपए छोड़ देंगे। 1000 लाख को 200 लाख बना दीजिए, हम 800 लाख रुपीस माफ कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर ये लोग इतना इतना माफ कर कैसे रहा है? कोई आदमी आपसे पैसा पाएगा और ऐसे छोड़ देगा? अरे कंपनी डूब जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं समझे? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कंपनी रिकवर कर जाती है तो फिर सबको सब कुछ मिल जाएगा। तो या तो बर्बाद होने दे दीजिए और या फिर रिकवरी करने का एक स्कोप दे दीजिए। तो रिकवरी करने का एक स्कोप का नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो यहां पे ये जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग हैं, ये लोग अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये लोग अपना शेयर का फेस वैल्यू भी चेंज करवा दे रहे हैं। ये लोग बोलते हैं 10 ईच को 2 ईच बना दो। ईच वर्ड आने से फेस वैल्यू इज ऑल्सो चेंजिंग, ये माना जाता है। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा? अगेन द प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का खास बात क्या है कि जहां से भी प्रॉफिट आता है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होता है, जहां से भी लॉस आता है कैपिटल रिडक्शन में ही डेबिट होता है। सारा एसेट में जितना एसेट को हमको राइट ऑफ करना है, करने के बाद कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बच जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। अगर मान लो मैंने सेक्रीफाइस मांगा और मेरे को 1200 लाख जमा हो गया और एसेट राइट ऑफ करना है मेरे को 1130 लाख, तो भीख ज्यादा आ गया, यूज कम हुआ, तो पैसा तो पड़ा रह गया ना 70 लाख रुपया। दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वहां तक जाएंगे।
सर इसका अकाउंटिंग कैसे करते हो आप लोग? ऐसे करते हैं, देख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज वाला 1000 पूरा। सर आपको प्रॉफिट तो 800 लाख हुआ ना? हाँ, टू कैपिटल रिडक्शन 800 लाख और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपया वाला 200 लाख। इसमें क्या हुआ, आइंदा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और लिखोगे तो आपको बोलना होगा 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच फुली पेड। क्या बोला? 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच फुली पेड 200 लाख। ज्यादातर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शेयर होल्डर लोग इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि मेरा फेस वैल्यू गिरा दो, हम सेक्रीफाइस कर देंगे, मेरे को फर्दर कॉल मत करवाना, हम कॉल नहीं करेंगे, और माने आप कॉल करके हमसे पैसा मत मांगना। तो इस तरह का रिकंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन यही अगर शेयर होल्डर लोग ये बोला कि हम 100 लाख ऑफ 10 ईच हैं, हम 10 ईच ही रहेंगे, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, हम अपना 8 रुपया का पेडअप वैल्यू गिरा करके 2 रुपीज पेडअप होना चाहते हैं, माने हम कैपिटल 10 रुपीज वाला ही रहना चाहते हैं, बट 2 पेडअप होंगे, बाद में कॉल करना होगा तो हमसे कॉल भी कर लेना। ऐसे केस में 10 रुपीज वाली कैपिटल को पूरा कैंसिल नहीं किया जाता, कैपिटल कैपिटल में ही रहता है, बट 800 लाख का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो एंट्री ऐसा पास होता है, बस इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 800 लाख। प्रॉफिट वही हुआ, सेक्रीफाइस वही हुआ, पर अब जब हम शेयर कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट में तो हम बोलेंगे 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। बोलो आगे, 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 2 पेड अप, मतलब 8 रुपया कॉल करने का भी स्कोप है। अब आप बोलेंगे शेयर होल्डर ऐसा क्यों चाहता है? द आंसर इज शेयर होल्डर की तो कंपनी है, वो अगर कैश नहीं देगा तो कंपनी कैसे चलेगा, तो वो लोग ऐसा भी सेक्रीफाइस करता है। इस तरह से जितने भी लोग सेक्रीफाइस करते हैं, इसी अंदाज से कैपिटल रिडक्शन का एंट्री आता रहता है, आता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई डायरेक्टर है, वो कंपनी से पास्ट में फीस लिया है बहुत, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, वो भी देख रहा है कंपनी की हालत खराब है, तो वो बोलेगा हम 40 लाख रुपया कंपनी को मेरा पुराना लिया हुआ फीस वापस करना चाहते हैं, वो भी कैश में, ताकि मेरी कंपनी खड़ी हो जाए, जिंदा हो जाए। वो भी तो मेहनत किया है, इतने लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसको भी लगता हम भी कर सकते हैं। सबका कंसर्टेड एफर्ट होगा तभी काम होगा। तो अब इसका एंट्री क्या होगा? कंपनी को कैश मिलेगा तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ये सीधा प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी नहीं है कंपनी का। ये पैसा कंपनी को वापस नहीं देना, वापस मिल रहा है, कैश आ रहा है और प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह का जितना भी प्रॉफिट आता जाएगा, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते जाना, और जितना भी लॉस होता जाएगा कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते जाना। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हमारा 2 लाख खर्चा हुआ, तो कोई रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस के नाम का लेजर खड़ा करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो यहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं समझे? अब मान लो कि हम ये लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से लायबिलिटी होल्डर होते हैं जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा लायबिलिटी होल्डर जो सैक्रिफाइस करता है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये तो इक्विटी शेयर होल्डर, लायबिलिटी होल्डर क्यों बोल रहे हैं? लायबिलिटी साइड में रहता है बोल के, ये सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करता है अमाउंट में। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग करते हैं, उसके बाद बैंक लोन करता है,
उसके बाद डिबेंचर होल्डर लोग करते हैं, और उसके बाद क्रेडिटर लोग करते हैं। जनरली ये 5 लोग इसी ऑर्डर में सेक्रीफाइस करते हैं। अमाउंट ज्यादा कम किसी का हो सकता है, पर जनरली इसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। बट ये 5 लोग सेक्रीफाइस करते हैं, और 5 बार इस तरह का जर्नल एंट्री आता है। इस 5 बार के जर्नल एंट्री को एक बार में कोशिश मत करना, मार्क्स कट जाता है। ये 5 एंट्री 5 बार में होगा। फिर कई बार इस तरह का सीन होता है जब पुराना डायरेक्टर का लिया हुआ फीस डायरेक्टर वापस करता है, तो ये एक छठा टाइप का सेक्रीफाइस भी होता है। ठीक है, इन 6-7 एंट्री में कैपिटल रिडक्शन में ह्यूज बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, जमा हो जाता है या आ जाता है। अब हम उस कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस को यूज करते हैं और असेट्स को राइट ऑफ करते हैं। असेट्स के राइट ऑफ में सबसे पहला राइट ऑफ होता है ये दूसरा राइट ऑफ होता है अदर फिक्टिशियस असेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इफ देयर इज एनी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इफ देयर इज एनी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ इफ देयर इज एनी। उन सब चीजों को पहले राइट ऑफ कर देते हैं, बट सबसे पहले पीएल डेबिट बैलेंस को, फिर इसको। उसके बाद अगर गुडविल कंपनी के बैलेंस शीट में हो तो, सर गुडविल तो फिक्टिशियस असेट नहीं है, वो तो इंटेंजिबल है, पर एक लॉस मेकिंग कंपनी के बैलेंस शीट में गुडविल फिक्टिशियस ही है। सोचो तो, अगर ढंग से सोचे तो गुडविल का मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, तेरी तो अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो तेरी बैलेंस शीट का गुडविल माने वो फिक्टिशियस असेट ही है। तो थर्ड में इसको उड़ा देना। ये 3 असेट को तो क्वेश्चन अगर ना भी बोले ना तो भी उड़ा देना, और इसके बाद अगर कोई असेट को राइट ऑफ करना है तो सिर्फ क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन का वेट करना। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इनको भी राइट ऑफ किया जाता है बिकॉज कैपिटल रिडक्शन में ओवर वैल्यूड असेट को भी गिराया जाता है। हेलो, कैपिटल रिडक्शन में ओवर वैल्यूड असेट को भी राइटफुली वैल्यू किया जाता है, तो इन सारे असेट को राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ करने का काम एक जर्नल एंट्री में कर सकते हो। आपको मल्टीपल जर्नल एंट्री पास करना है, कोई रोकेगा नहीं, पर अगर आप चाहो तो 1-2 के कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो। राइट ऑफ करने का काम अगर आप इस तरह से करोगे तो बेहतर होगा। लिख के छोड़ दिए सामने में बैलेंस, अमाउंट मत लिखना। अब यहां लिखना चालू करो, टू पीएल डेबिट बैलेंस। डेबिट में था, क्रेडिट कर दिए तो खत्म हो गया। मेरा कैपिटल रिडक्शन को यूज कर रहा हूं मैं लॉसेस को राइट ऑफ करने में। लॉसेस में डेबिट बैलेंस होते हैं, वो क्रेडिट हो जाएंगे तो लॉस खत्म। कैपिटल रिडक्शन में मेरा क्रेडिट जमा हो गया है 1200 लाख, मैं डेबिट करूंगा तो वो भी खत्म या कम हो जाएगा। तो मान लो पीएल डेबिट बैलेंस 10 लाख, 10 की जगह मान लो मैं कर देता हूं 600 लाख, और मान लो मेरे कैपिटल रिडक्शन में वो 5 लोगों का सेक्रीफाइस और डायरेक्टर का सेक्रीफाइस से 1200 लाख जमा है। क्लियर? P&L डेबिट मैंने खत्म कर दिया 600, फिक्टिशियस असेट को खत्म कर दिया 100, गुडविल को खत्म कर दिया 200, बिल्डिंग को कम करने बोला मैंने कम कर दिया 120, प्लांट एंड मशीनरी को बोला मैंने कर दिया 70। बस क्वेश्चन चुप हो गया। तो मेरा टोटल राइट ऑफ हुआ 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1070, 1090। मेरे पास सेक्रीफाइस था 1200 का, मेरे को जरूरत पड़ा 1090 का। तो हम अपने कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बचा हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट में उसका मैचिंग होता है, और जितना बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है।
ये बेसिक प्रोसेस होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का या कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का। अब आप इसमें बोलेंगे कैपिटल कैसे बदला? सबका कैपिटल बदला ना, इक्विटी बदला, प्रेफरेंस बदला, डिवेंचर बदला, क्रेडिटर बदला, सब तो बदला ना, रिड्यूस ही तो हुआ ना। और उस रिड्यूस्ड कैपिटल से जो प्रॉफिट पैदा हुआ, उस प्रॉफिट से हमने फिक्टिशियस असेट्स, पीएल डेबिट बैलेंस, गुडविल एंड अदर ओवरवैल्यूड असेट को राइट ऑफ किया। राइट ऑफ करने के बाद कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बचा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें जो 4-5 छोटा छोटा एडिशनल टॉपिक आता है, उसमें पहला टॉपिक ये होता है कि सर अगर मेरे को लॉस ज्यादा है जिसको मुझे राइट ऑफ करना है और मेरे को सेक्रीफाइस कम मिला तो हम क्या करेंगे? आंसर इज स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टर करेगा। वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। सर फिर भी वो इस ऑर्डर में राइट ऑफ करता है। उसके पास जितना पैसा रहता है पहले वो पीएल डेबिट बैलेंस खत्म करता है, फिर उसके पास सेक्रीफाइस का पैसा बचा है तो फिक्टिशियस असेट खत्म करेगा, और बचा है तो गुडविल खत्म करेगा, और बचा है तो बिल्डिंग प्लांट में किस में कैसे एलोकेट करेगा वो सोचेगा। स्टूडेंट नहीं सोच पाएगा। स्टूडेंट तो ये 3 को सोच पाएगा बस। कौन से 3 को? पीएल डेबिट, अदर फिक्टिशियस असेट्स एंड गुडविल। उसके अलावा स्टूडेंट को सोचने का हक नहीं है कि फर्दर कौन सी असेट को हम राइट ऑफ कर लें। नहीं समझे? तो ये क्वेश्चन तेरे लिए बेकार है कि सर अगर सेक्रीफाइस या प्रॉफिट आया कम और लॉसेस राइट ऑफ करना है ज्यादा तो हम क्या करें? आंसर इज तुम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो बोलेगा तुमको वही करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है कि कई बार क्वेश्चन इतना इंटेलिजेंस दिखाता है, दूसरा टॉपिक, इतना इंटेलिजेंस दिखाता है कि एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व रख देता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रख देता है और हिंट दे देता है कि इसको भी यूज कर सकते हो। हिंट दे देता है, वो हिंट ही है, इनका होना ही एक तरह का हिंट है। तो सर क्या करना है? कुछ नहीं, इनको भी उठा के कैपिटल रिडक्शन में डाल दो। इनको भी उठा के कैपिटल रिडक्शन में डाल दो, आपके पास प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा। सर ये तो खुद ही प्रॉफिट है। अरे हाँ रे बाबा, ये खुद ही प्रॉफिट है, ये तुम्हारा अपना प्रॉफिट है। उधर तुम मांग के प्रॉफिट लाए थे 6 आदमी से, ये अपना, तो टोटल 8 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली स्पीकिंग अगर लॉसेस राइट ऑफ करना होता है ज्यादा, सेक्रीफाइस 6 आदमी से आती है कम, 6 आदमी समझ गए ना, तो इन दोनों को चेक कर लेना स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि ये लोग वहां हैं क्या, ताकि हम उनको यूज कर लें, कैपिटल रिडक्शन में ले आए, सो दैट प्रॉफिट बढ़ जाए और लॉस को हम राइट ऑफ कर पाए। तो ये थोड़ा सा बच्चों को देखना पड़ता है। वो भी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि बच्चों को देखना पड़ा हो, लिखा हुआ रहता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल रिडक्शन, जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल रिडक्शन। तो बस तुम यूज कर लो, एंट्री मार के कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब इसमें अगला टॉपिक होता है कि कंपनी के पास कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, किसी को बोला है मेरे लिए बिल्डिंग बनवा दो, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कंपनी की तो हालत खराब है, क्या तो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, पैसा तो है नहीं। तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाया। कैंसिल करने के बदले 2% पेनल्टी देना पड़ा 1 लाख, और वो कैश में पेमेंट हुआ, तो कंपनी को लॉस हुआ। पेमेंट होगा तो लॉस होगा ना। तो ये एक तरह का लॉस है जहां पे आपको एक लायबिलिटी झूठ मूठ का खड़ा हो गया, जो आपके बुक्स में
नहीं था और आपको पेमेंट करना पड़ गया। इसको कंपनी लॉ में ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में कमिटमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है, कैपिटल कमिटमेंट के नाम से। तो अगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको टू कैश लिखना पड़ेगा, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख था ना रे, और आप डेबिट में कैपिटल रिडक्शन कर दीजिएगा। कोई भी तरह का प्रॉफिट लॉस होना बेटा कैपिटल रिडक्शन से ही रूट करिएगा। सिमिलरली कई बार कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, जैसे कैपिटल कमिटमेंट वैसे ही कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर, पेंडिंग कोर्ट केसेस। तो मान लो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है और नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर, 2 लाख का लायबिलिटी है। अब अरियर है तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, रियल लायबिलिटी तो बोल नहीं सकते, बिकॉज अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को तो प्रोवाइड तो कर नहीं सकते, लॉस हुआ था तभी तो अरियर है। और अरियर है आप प्रोवाइड कैसे कर देंगे, क्योंकि लॉस के केस में अरियर हो सकता है, वो बुक्स में नहीं आ सकता, वो नोट्स में आता है। अब इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला हमको 20,000, हमको 30,000 रुपया कैश दे दो, हम अपना बाकी 1,70,000 माफ कर देंगे। तो इस केस में बच्चों को यह नहीं समझना है कि 170 का प्रॉफिट हुआ तुम्हें, तुमको 30 का लॉस हुआ यह समझना है। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि आंसर इज वो बुक्स में था ही नहीं। तुम 1 रुपया भी उसको दोगे ना तो तुमको लॉस होगा। जो बुक्स में 2 लाख हो तुम उसको 30,000 दो, तुमको 170 का प्रॉफिट होगा। पर जो बुक्स में 0 है उसको तुम 1 रुपया भी दो, तुमको लॉस होगा। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को 1 रुपया भी किया हुआ पेमेंट लॉस है, और उसका जो भी वो तुमको माफ करता है वो प्रॉफिट नहीं है। तो इस केस में तुमको 2 चीज ध्यान रखना है कि 1,70,000 तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, 30,000 तुम्हारा लॉस है। तो तुम अगर इसका एंट्री मारोगे तो क्या मारोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, वो भी 30,000। तो इसके लिए हम लोग बच्चों को याद दिलाते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉरगोन नो एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉरगोन मतलब अगर उन्होंने छोड़ दिया एंट्री मत करना। नोट्स में था, नोट से हटा देना। क्या बोला फिर से? नोट्स में था, नोट से हटा देना। लेकिन अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का 1 रुपया भी पेमेंट किया जाएगा तो उसको लॉस मान के काम कर देना। क्लियर? कैपिटल रिडक्शन के प्रोसेस में ना 2-4 चीजें जो बहुत एविडेंट हैं, मतलब जो बहुत पॉपुलरली क्वेश्चन में दिखाई देती हैं, उसमें एक है कि ऐसे बता देगा तुमको कि मेरा जो कैपिटल रिडक्शन है ना उसमें डिवेंचर होल्डर ने 100 रुपया माफ किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 400, क्रेडिटर ने 200, इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना माफ किया नहीं बताया, नहीं बताया। इसका बाकी है, वो बोल देगा इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस द बैलेंस या वट एवर इज रिक्वायर्ड। और तुमको असेट राइट ऑफ करना है, पीएल डेबिट बैलेंस 200, फिक्टिशियस असेट 300, गुडविल 200, बिल्डिंग 400, प्लांट 300। नहीं समझे? तो ये एक बहुत सुंदर सा मिसिंग फिगर हर बार वो लोग कर देता है बहुत सारा क्वेश्चन में। द क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड इन सच, क्योंकि ऐसे चैप्टर इजी है तो उसको कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या करें, तो बोला ऐसा ही कुछ कर लो। तो हमको लॉसेस राइट ऑफ करना है, 3 2 5 2 7 4 11 3 14, 1400। मेरे पास प्रॉफिट है 700, तो 700 इक्विटी शेयर होल्डर लोग सेक्रीफाइस करेगा। तो ये तो कॉमन सा फैक्टर क्वेश्चन में रहता है। ओके, कई बार इस तरह का सीन आता है जो बहुत पॉपुलर है और एविडेंट है कि कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहेगा और बोलेगा कि 1 लाख शेयर है
और दाम दे दिया 22 लाख रुपया बैलेंस शीट में, और ये तुमको देख के पता चलेगा कि इसको राइट ऑफ करना है, गिराना है, लेकिन कितना रुपया गिराना है वो नहीं दिया, और नीचे में लिख दिया ये जिस कंपनी का शेयर है ना मेरे पास, हम ए लिमिटेड हैं, हमने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, जहां इन्वेस्ट करके रखा है उसका नाम के लिमिटेड है, वो सम बोल देगा कि के लिमिटेड का ये जो 1 लाख शेयर हमारे पास है ना, वो 12% स्टेक है, माने हम लोग के का 12% शेयर होल्डर हैं, बता देगा। और ये बता देगा कि के कंपनी का वैल्यू, के कंपनी का पूरा वैल्यू, वो भी वैल्यू नहीं बताएगा, वो बोलेगा के कंपनी का पैट, के कंपनी का पैट 5 लाख है, बोलूं, के कंपनी का पैट 5 लाख है, पैट पफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, एफएम एफएम एफएम, केई केई, पफेस बाई केई इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, पफेस बाई केई इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, नाम सुना है ना, तो बोला ये उसका पैट है, और कैपिटलाइजेशन रेट जिसको केई बोलते हो, कैपिटलाइजेशन माने डिवाइड करना, बोला कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, ये दोनों डेटा के का है जिसमें हमने 12% स्टेक खरीदा है, तो आपका 5 लाख को डिवाइडेड बाई 10% अगर करेंगे तो पूरी कंपनी का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ के, और वो आ गया 5 लाख बाई 10% 50 लाख। के ही बोलेगा या कैपिटलाइजेशन रेट बोलेगा, समझ जाना डिवाइड करना है, प्रॉफिट को के ही से डिवाइड करने से इक्विटी का वैल्यू आता है, पर ये पूरी कंपनी का वैल्यू आया है, अपने पास इसका 12% स्टेक है, यानी अपना इन्वेस्टमेंट का आज के दिन का फेयर वैल्यू 6 लाख है, अपनी बैलेंस शीट में 22 लाख में लिखा हुआ है, कितने में, तो 16 लाख रुपया हमें इसको हटाना है, गिराना है, तो ये जो एंट्री मारेंगे ना कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट 16 लाख का होगा। तो कई बार राइट ऑफ करने का अमाउंट घुमा के निकालना पड़ता है, जो इन्वेस्टमेंट के केसेस में एफएम के नॉलेज को यूज करके किया जाता है। कई बार ये लोग क्वेश्चन को बहुत सारा कचरा करते हैं, कैसे कचरा करते हैं मैं आपको बताता हूं, मतलब इसी चीज को कैसे कचरा करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में एक डिवेंचर होल्डर है, वो हमसे 10 लाख रुपया पाता है, हमारी बैलेंस शीट में एक फैक्ट्री है, वो 9 लाख की है, ये डिवेंचर होल्डर बोलेगा हमको ये फैक्ट्री दे दो, हमको ये फैक्ट्री दे दो, पर हम फैक्ट्री तुमसे 6 लाख में लेंगे, फैक्ट्री तुमसे 6 लाख में लेंगे, हमको तो लॉस होगा ना, मेरी तो 9 लाख की फैक्ट्री 6 लाख में बिक रही है, तो मेरे को तो 3 लाख का लॉस होगा ना, तो वो लॉस है। वो बोला हमको 6 लाख में फैक्ट्री चाहिए, कौन बोला, डिवेंचर होल्डर, और बोला कि हम 2 लाख रुपया छोड़ देंगे, तो 2 लाख अभी भी हमको देना है, आप ठीक समझ लो, बस बोलते जाओ, 2 लाख और देना है, और बोला हमको 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर इश्यू कर दो, तुम 3 लाख का इक्विटी शेयर तुम हमको इश्यू कर दो, डिवेंचर होल्डर बोल रहा है, हम तुमको 1 लाख कैश दे देंगे, नहीं समझे, हम तुमको 1 लाख कैश दे देंगे। तो इस तरह का ये ना ऐसे करके तो घुमा फिरा के कहानी बना देता है। तो सर हम लोग कहानी को कैसे अरेंज करेंगे, आप जर्नल एंट्री करो, देखिए सारा चीज प्लेस में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सर कैसे करें, आप सबसे पहले फैक्ट्री के लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए, 9 लाख को 6 लाख बना दीजिए, आप जैसे भी कर सकते हो, हाँ मैं एक तो प्रोसेस बता रहा हूं। तो आप पहले एंट्री मार दीजिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग, जो भी नाम से है बेटा, हाँ मेरे फैक्ट्री के नाम से था तो मैंने फैक्ट्री लिख दिया। अब आपका फैक्ट्री 6 लाख का हो गया, अब आप डिवेंचर वाली एंट्री मार दो, डिवेंचर डेबिट 10, ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा ना। कैश को डेबिट कर दो 1 लाख, क्योंकि वो रुपया देगा ना तुमको। टू फैक्ट्री 6 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमसे शेयर मांगा वो, तो हम शेयर इशू करेंगे तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। कई बार वो 1 लाख रुपया कैश नहीं दे करके, एक ठो एसी बंद कर दो, कई बार वो 1 लाख रुपया कैश नहीं दे करके हम लोग को बोलेगा कि हमारी एक तो कंपनी है, आप हमारा इक्विटी शेयर ले लो 1 लाख का। तो कैश की जगह है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ पीसी लिमिटेड। मान लो उसका नाम पीसी लिमिटेड है, कोई भी नाम का शेयर दे देगा हमको अपनी कंपनी का, तो हम कैश की जगह इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देंगे। शेयर हमें मिला तो इन्वेस्टमेंट है, शेयर हम इशू किए तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। क्या बोला फिर से? शेयर हमें मिला तो इन्वेस्टमेंट है, शेयर हमने इशू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कई बार डिबेंचर होल्डर लोग डिजाइन करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कई बार इस तरह का सीन होता है कि 9% डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, वो लोग बोलेगा हमको 12% डिबेंचर होल्डर बना दो। क्या? 12% डिबेंचर होल्डर बना दो 75 लाख का, मेरा इंटरेस्ट सेम हो जाए, बाकी हम माफ कर देंगे। नहीं समझे? हमारे बैलेंस शीट में 100 लाख का 9%, 90 लाख 9 लाख रुपए साल का ब्याज देते हैं ना हम उसको, तो 75 लाख का भी 12% ब्याज तो 9 लाख ही रहेगा, पर 25 लाख का सेक्रीफाइस तो हमको मिल गया ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, आगे से हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ज्यादा, ज्यादा भी अमाउंट में ज्यादा नहीं है, रेट में ज्यादा अगर पकड़ो तो, लेकिन अपना तो 25 लाख का तो प्रॉफिट जमा हो गया ना। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? 9% डिवेंचर 100 लाख डेबिट, टू 12% डिवेंचर 75 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 25 लाख। तो इस तरह के अरेंजमेंट को केयरफुली पढ़ना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली गो थ्रू करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन सब कर लेगा, फिर बोलेगा कंपनी की वर्किंग कैपिटल 20 लाख होनी चाहिए, और ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल हिसाब किए तो 18 लाख था, तो 2 लाख रुपया कैश लाना पड़ेगा, और बोला वर्किंग कैपिटल को मेकअप करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर लोग फ्रेश पैसा लाने के लिए तैयार है 2 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दीजिएगा, तो वर्किंग कैपिटल मेकअप हो जाएगा। तो इस तरह का जो थोड़ा मोड़ा चक्कर रहता है उसको धीरे धीरे पढ़ पढ़ के समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। अब इसमें कई बार गुगली रहता है। कैसा गुगली रहेगा? देखो, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 100 लाख है, ये लोग बोलेगा हमको 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच बना दो, कोई रिडक्शन नहीं, खाली फेस वैल्यू चेंज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। 10 शेयर्स कंसोलिडेटेड इनटू 1 शेयर। क्या बोलते हैं? 10 शेयर्स कंसोलिडेटेड इनटू 1 शेयर। तो ये कंसोलिडेशन हो गया। सर जर्नल एंट्री तो करेंगे जरूर? हाँ, जर्नल करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे आप? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला डेबिट 100 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला क्रेडिट 100 लाख। ये उल्टा भी होता है, 1 लाख शेयर 100 ईच को 10 लाख शेयर 10 ईच बना देगा, उसको स्प्लिट बोलते हैं। स्प्लिट क्या बोलते हैं? स्प्लिट। तो वो भी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग तो है पर कैपिटल रिडक्शन नहीं है। तो सम को बड़ा बनाने के लिए ये सब चीज अलग से ऊपर नीचे पीछे में चिपका देगा। ठीक है। इसी में एक तो और टॉपिक ये लोग डाल देता है कि इक्विटी कैपिटल को जो मान लो 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच 100 लाख है, बोलेगा इसको स्टॉक बना दो। अब सर स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? द आंसर इज स्टॉक आजकल कोई करता नहीं है, बट स्टॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरे 100 लाख रुपया को हम एक बंडल बना देंगे जिसमें से अगर 4 आना भी निकाल के मुझे किसी को देना है तो मैं दे सकता हूं। नहीं समझे?
कुछ भी निकाल के उससे दिया जा सकता है, फ्रैक्शनल पेमेंट भी हो सकता है। तो सर आपका तो शेयर 10 रुपया वाला है, अब वो रहा नहीं ना। अब मेरा 10 लाख शेयर 10 ईच को मैंने 100 लाख रुपया का स्टॉक बना दिया। तो क्या किए, 10 लाख शेयर 10 ईच को 100 लाख रुपए तो था ना वो, उसको मैंने 100 लाख रुपया का स्टॉक बना दिया। तो सर एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो सर कोई स्टॉक इसको इन्वेंट्री नहीं समझेगा, जो समझेगा वो पगलेट है, हम क्या करें। अब मेरा दोस्त थोड़ी है वो क्या समझ रहा है, हमने उसको इक्विटी कैपिटल को इक्विटी स्टॉक बना दिया। अगर वो समझता तो पीछे में इक्विटी वर्ड लगा देंगे। लेकिन सर ये तो फिर मार्केट में लोग अपना शेयर बेचेंगे कैसे, नहीं बेच पाएंगे, 1-1 रुपया 2-2 रुपया करके बेचेंगे, किसी को दे देंगे। ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में होता है, लिस्टेड कंपनियों में शेयर होल्डर लोग अलाउ भी नहीं करेगा, अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना इन सब चीजों का। बट पढ़ाई में है तो अगर कैपिटल टू स्टॉक या स्टॉक टू कैपिटल होता है तो स्ट्रेस लेने लायक चीज नहीं है। एक सिंपल सा एंट्री मार देना, इक्विटी कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट या इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। वहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल जहां लिखते हो वहीं पे नीचे में इक्विटी स्टॉक। बस अब 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच नहीं लिख सकते, खाली अमाउंट लिखना पड़ेगा 100 लाख रुपया बस। ओके तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे, घबराने का नहीं। अच्छा इसमें और एक लफड़ा होता है, इसमें क्या होता है कई बार क्वेश्चन पेपर इस तरह का गेम खेलता है कि आपको बैलेंस शीट बनाया हुआ नहीं देगा और आपको पीएल डेबिट बैलेंस को छुपा लेगा। नहीं समझे, कंपनी 50 बार हिंट देगा कि लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, आप लॉस ढूंढने जाओगे दिखेगा नहीं, कहां गया। वो लोग बना के दिया ही नहीं है, वो सारा एसेट दे देगा, सारा लायबिलिटी दे देगा, इक्विटी दे देगा, सब दे देगा। आपको बैलेंस शीट पहले रफ में बनाना होगा, बनाओगे तो पीएल डेबिट बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसके बाद आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 6 सेक्रीफाइस 7 राइट ऑफ जो पढ़ाए आपको वो करना पड़ेगा, फिर एक नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो कई बार ये वाला गेम भी खेला जाता है, घबराने का नहीं ये गेम कोई। बैलेंस शीट जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट के ऊपर एक वर्ड लिखना पड़ता है एंड रिड्यूस्ड, और ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगले 5 साल तक लिखना पड़ता। आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा, पर यह कंपनी अगले 5 साल तक लोगों को बताती रहेगी कि हेलो हम इतनी अच्छी कंपनी है नहीं, हम रिड्यूस होके बने हैं। ऐसी हम जो देखने में भी साफ सुथरी लग रहे हैं, हम ऐसे थे नहीं, हमने अपने आप को चमकाया है भीख मांग मांग के। तो आप मेरे से बिजनेस करें तो थोड़ा जान लें कि ये मेरा पास्ट है, बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू इंप्रूव माई सेल्फ। तो एंड रिड्यूस्ड का चक्कर यही है। अच्छा इसमें लास्ट चक्कर है वो सरेंडर वाला, शेयर सरेंडर अकाउंट। ये सबसे गंदा है, सबसे गंदा है, लेकिन 2-3 बार एग्जाम में आ गया है पिछले 10-12 साल में। पहले तो कई साल आया नहीं, 15-20 साल तक, फिर जब आया तो अभी लगातार आ गया, मतलब 2-3-4-5 साल में आ गया। तो सर ये क्या है, कुछ नहीं, सेम जिसको बोलते हैं ना ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ये वो चीज है। इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखिए। मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर है 4 लाख, मान लीजिए डिवेंचर है 3 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा हम अपना आधा शेयर सरेंडर कर देते हैं, पर वो सरेंडर वाला शेयर दे देगा, वो लोग हाथ में शेयर दे देगा, हम लोग के डीमैट में ट्रांसफर कर देगा। रिडक्शन नहीं है, सरेंडर है डायरेक्ट। पर सर रिडक्शन तो वो भी है ना, हाँ है,
पर सरेंडर के नाम से है, हमको शेयर दे रहा है वो लोग अपना, माने 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच उनके पास है ना, तो 20,000 ऑफ शेयर ऑफ 10 ईच हमको दे दिया। हम उसको डिवेंचर होल्डर को दे सकते हैं, डिवेंचर होल्डर को शेयर होल्डर बना सकते हैं। तो सरेंडर किया हुआ शेयर अगर डिवेंचर होल्डर या किसी और को यूज करने के लिए हम इशू करें, इशू करने के लिए हम यूज करें, तभी सरेंडर की अकाउंटिंग होती है। सरेंडर्ड शेयर मस्ट बी यूज्ड टू रिड्यूस अदर लायबिलिटीज, देन ओनली वी यूज द शेयर सरेंडर अकाउंट। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको देता हूं कि मान लो 50% सरेंडर आया मेरे पास और डिवेंचर होल्डर को मैंने बोला कि तुम 3 लाख छोड़ दे, हमसे 2 लाख शेयर ले ले। वो 2 लाख हम इक्विटी से मांगे हैं, नहीं समझे? वो 2 लाख हम इक्विटी से मांगे हैं। तो तुम ऑनेस्टली बताओ मेरे को इक्विटी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2, डिवेंचर ने 1, तो मेरा तो टोटल 3 ही सेक्रीफाइस हुआ ना। डिवेंचर ने तो 1 ही सेक्रीफाइस किया ना, तो मेरा तो टोटल 3 सेक्रीफाइस हुआ ना। इसका अकाउंटिंग कितना गंदा तरीका से होता है कि तुमको ऐसा लगेगा कि इक्विटी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, डिवेंचर ने पूरा 3 किया। नहीं समझे? ये अकाउंटिंग का थोड़ा सा इसका चीपनेस है, लेकिन उपाय नहीं है। इसका अकाउंटिंग ऐसे होता है, देखो, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर सरेंडर अकाउंट, नो कैपिटल रिडक्शन। एक क्रेडिट का अकाउंट बना दिए जिसका नाम दे दिए शेयर सरेंडर अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये सरेंडर अकाउंट का शेयर हमने डिवेंचर होल्डर को दिया, पर डिवेंचर होल्डर को डेबिट क्रेडिट नहीं किए। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। यहां नरेशन में आता है शेयर इश्यूड टू डिवेंचर होल्डर्स। और अब जो डिवेंचर होल्डर का 3 लाख बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उसको पूरे को खत्म कर दिए और एंट्री आया डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख। अब अगर आप इस एंट्री को देखेंगे तो टोटल 3 लाख का ही कैपिटल रिडक्शन है, पर देख के लगेगा कि डिवेंचर होल्डर लोगों ने 3 लाख सेक्रीफाइस किया है, पर जब आप ऊपर यहां पर देखोगे तब आपको पता चलेगा ओके, ये तो डिवेंचर होल्डर लोगों को हम 2 लाख पेमेंट किए हैं। ये दोनों डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड एंट्री है, ये शेयर होल्डर से रिलेटेड एंट्री है। ये सीन आपको कराया हुआ है सरेंडर अकाउंटिंग में अलग से। इसमें क्या होता है, कई बार सरेंडर किया हुआ शेयर यूज करने के बाद भी थोड़ा कुछ बच जाता है। बच जाने से सरेंडर के बैलेंस को कैपिटल रिडक्शन में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां 2 लाख का सरेंडर मिला, डिवेंचर होल्डर बोला हमको 180 दे दीजिए, हमको 180 दे दीजिए, हम पूरा 3 लाख छोड़ देंगे। नहीं समझे? तो वो 3 लाख छोड़ दिया, 180 हम उसको दे दिए, पर मेरे तो सरेंडर में अभी भी 20,000 बचा हुआ है, तो हम शेयर सरेंडर को कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे 0.2। तो ये समझ लो अलग से एक इन माने शेयर सरेंडर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। तो ऑल द टाइप्स ऑफ एक मिनट, all the types of capital restructuring या internal reconstruction I think I had dealt। मुझे खाली एक बार देख लेने दो कि और कुछ बच तो नहीं गया। ये रहा, ये देखिए, ये स्प्लिट वाला मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक एक तो नाम बता दे रहे हैं। ये स्प्लिट और कंसोलिडेशन वाला, ये 9% को 12% करने वाला, ये वो बड़ा वाला गोला जिसको
पूरा कैपिटल रिडक्शन का मैंने बॉक्स बना के जो बोला, ये लोग उसके आजू बाजू घूमते हैं, ये सब चीज आजू बाजू में घूमता है। कौन कौन? 9% को 12% बनाना, कंसोलिडेशन करना, ये मेन कैपिटल रिडक्शन है। ये हो गया वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम को और रिजर्व को कैपिटल रिडक्शन के लिए यूज कर लिए। हेलो, और ये हो गया सरेंडर। तो हर तरह का डिस्कशन इसके अंदर मैंने डाल दिया एंड यू कैन से कि दिस इज द एंड ऑफ। अच्छा, कई बार ये भी करते हैं ये लोग, जस्ट क्वेश्चन का वेरिएशन, खाली वेरिएशन। जैसे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे क्वेश्चन पेपर में कि प्रेफरेंस कैपिटल, देखिएगा थोड़ा गंदा है, प्रेफरेंस कैपिटल बैलेंस शीट में 10 लाख है, बैलेंस शीट में, और एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में 1 लाख है। ठीक है, ये लोग बोलेगा 11 लाख मेरा टोटल है 10 अंदर 1 बाहर है, तो सही। बोलेगा हम 11 लाख का 30% माफ कर देंगे, 30% माफ कर देंगे, हमको 70% कैश चाहिए। अब प्रॉब्लम समझ रहे हो? इस 1 लाख का जो 30% माफ हो रहा है 1 लाख का, वो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो 70% कैश पेमेंट कर रहे हैं वो लॉस है। नहीं समझे? वो लॉस है। और इस 10 लाख में जो हम 70% पे कर रहे हैं वो लॉस नहीं है, लेकिन 3 लाख हमारा प्रॉफिट है। नहीं समझे? तो सर फिर कैसे मैनेज करें? या तो 2 जर्नल एंट्री करके मैनेज करो, या फिर 1 जर्नल एंट्री करने के लिए स्मार्ट बनो। नहीं समझे? तो सर हम लोग एक बार 2 करते हैं, फिर स्मार्ट बनने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहले कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का सल्टाओ। सर 1 लाख एरियर है, 70,000 रुपया देना है, 30,000 माफ है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी माफ होने का एंट्री नहीं होता है, पेमेंट करने से लॉस होता है, तो लॉस का एंट्री मार दो। बोल रे बाबू, हो गया? अब ये 10 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल 7 लाख रुपया मांग रहा है, 3 लाख सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख टू बैंक। ठीक है, अब इसको अगर कंबाइन एंट्री में करना है तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम लोग बच्चों को बोलते इतना बुद्धि लगाने का, बुद्धि भी लगा सकते हो पर स्मार्ट बनो। सर कैसे बिना बुद्धि लगाए स्मार्ट कैसे बनेंगे, और बुद्धि लगा के कैसे स्मार्ट बनेंगे? तो बिना बुद्धि लगाए पहले स्मार्ट बनते हैं। बिना बुद्धि लगाए स्मार्ट बनते हैं लोग, मालूम है कि नहीं? लॉट्स ऑफ MBA पीपल दे आर जस्ट स्मार्ट, सामने वाले को बेवकूफ बना करके आ जाएंगे, जबकि खुद साले बेवकूफ हैं। सर कैसे बताइए? तो ये देखो, प्रेफरेंस कैपिटल को उड़ाना है, बोलो हाँ उड़ाना है 10 लाख, टू कैश 770 करना है, टू कैश 770 होगा कि नहीं बोलो? प्रेफरेंस कैपिटल उड़ेगा ना, बस बाकी प्रॉफिट। सर ऐसे आप पढ़ाए नहीं हम लोग को, हम क्या करें? अभी बोल दिए। सर बुद्धि लगा के स्मार्ट बनना हो तो चलो बनते। प्रेफरेंस कैपिटल वाला लोग 3 लाख छोड़ा था, माफ किया था, और डिविडेंड वाला लोग 70,000 का लॉस दिया था, तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ, 70,000 लॉस हुआ। 3 लाख प्रॉफिट हुआ कैपिटल से, जो लाइबिलिटी लिखा हुआ था वो कैपिटल, 70,000 लॉस हुआ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के पेमेंट की वजह से, तो 230 का फाइनल प्रॉफिट है, तो 2 कैपिटल रिडक्शन पहले से लिख दिए। बाकी प्रेफरेंस कैपिटल कैंसिल करना था, कैश पेमेंट करना था, और मैच भी कर गया। तो ऐसे भी मैनेज किया जा सकता है। इसको 2 एंट्री करके मैनेज करना हो 2 एंट्री करके मैनेज कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके
10 मिनट का ब्रेक लेता हूं छोटा सा, ठीक है। अनुपम बंद कर दो इसको, फाइल नया बना दो। 1 घंटा